जो मैंने डाला था संकेत, क्वेश्चन 14। यस सर, आ गया। तो किसी और को कोई डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, है ना। और अगली क्लास से अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिस्कशन, अगली क्लास से थोड़ा डिस्कशन किया करेंगे और थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस तरह से अपना रहेगा। तो इसमें शीट में बताओ क्या डाउट है। अपन ने कहाँ तक कर दिया था क्वेश्चन नंबर 20? तो 20 कर रहे थे। 20 कर रहे थे, 20 हो गया था क्या? कि डाउट है 20 में? 20 हो गया था या डाउट है? पर नहीं हुआ। 20 बताना है मतलब। यस सर, हुआ नहीं, मैंने फिर से करा एक कर मिनट, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखिए सभी लोग। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 2 मिनट। ठीक है, तो ये रहा। ये है एक्सरसाइज 1 पार्ट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 20, राइट। सॉल्यूशन देखो। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ सॉल्यूशन। अपन को मास परसेंट मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, ठीक है। एक सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया गया? द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन था, ठीक है। ये था 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन। और इसमें अपन ने क्या डिसॉल्व किया है? 4 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। क्वेश्चन पहले थोड़ा सा समझने वाला है, अपन को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में हो क्या कह रहा है। इसमें आपने बाद में डिसॉल्व किया 4 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब SO3, ठीक है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज बता रहा है। अब देखो, इन अ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन कंटेनिंग 80 मास परसेंट। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, इसका मास परसेंट दिया हुआ है अपन को 80, है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 80 ऑफ H2SO4 एंड हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 1.96 ग्राम पर ml। और साथ में इसकी डेंसिटी दी है सोल्यूशन की 1.96 ग्राम पर ml, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का, कोई दिक्कत नहीं है। टेक रिएक्शन SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ये रिएक्शन हमें कंसीडर करके चलना है, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओरिजिनल सोल्यूशन ये था, है ना। 100 ml उसकी वॉल्यूम थी, ये उसका परसेंटेज वेट बाय वेट था, ये सोल्यूशन की डेंसिटी थी। फिर जब आपने 4 ग्राम SO3 इसमें मिला दिया, तो SO3 मिलाने से क्या होगा? SO3 जब आप यहाँ से मिलाओगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में जो पानी प्रेजेंट है ना, उस पानी से रिएक्ट करके वो H2SO4 बना लेगा। तो H2SO तो क्या होगा कि ये तो इनिशियल सिचुएशन है ना। ये जो वैल्यूज दी हुई है, ये इनिशियल वैल्यूज है, ठीक है। दीज वैल्यूज आर इनिशियल वैल्यूज। और जब आप इसमें SO3 ऐड करोगे तो H2SO4 का क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वाटर कंज्यूम होते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, पहले जो परसेंटेज वेट बाय वेट था और अब जो परसेंटेज वेट बाय वेट है जो अपन को निकालना है ना, वो दोनों डिफरेंट होंगे, है ना। ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट है, ये किसका है? फाइनल सोल्यूशन का, जब अपन ने SO3
इसमें मिला दिया है। तो इस स्थिति में आपको परसेंटेज वेट बाय वेट बताना है। ठीक है, तो मैं 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, सबको समझ में आ गया क्या? अगर कुछ नहीं आया तो पूछ लो इसमें, इसके आगे फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, तो जब ये अपन को समझ में आ गया तो अब वही क्वेश्चन को अपन उल्टा चालू करते हैं, है ना। ये वाला टर्म अपन को निकालना है, इसका मतलब अपन को क्या निकालना है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट तो SO3 होगा ना? सोल्यूट H2SO4 होगा, क्योंकि SO3 जो आप डाल रहे हो वो वाटर, SO3 जितना भी आपने डाला वो वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बना रहा है ना। तो SO3 तो उसमें रहेगा ही नहीं सोल्यूशन में। जैसे SO3 को जैसे हाँ SO3 को सोल्यूशन में डालोगे वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये डाउट इसलिए भी नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ सोल्यूशन। ठीक है, इस इस फ्रेज से भी अपन को इस बारे में डाउट नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया संकेत? तो बस ये वाला टर्म अपन को निकालना है फाइनल सोल्यूशन में। H2SO4 का वेट निकालना है, सॉल्यूशन का वेट निकालना है, ये दो टर्म्स निकालने हैं। अब देखो ये दो टर्म्स अपन कैसे निकालें, तो उसके लिए अपन देखते हैं अपन क्या क्या निकाल सकते हैं वेट ऑफ H2SO4 फाइनल सोल्यूशन में। तो सीधी सी बात यह है कि इनिशियली कुछ वेट ऑफ H2SO4 होगा पहले से, है ना, क्योंकि H2SO4 का सोल्यूशन था। और जब आपने SO3 डाल दिया तो उसके कारण भी कुछ H2SO4 जनरेट होगा, तो वो अपन को ऐड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन इनिशियल वेट निकालते हैं H2SO4 का। देखो अब अपना टारगेट क्या है, क्वेश्चन हम उल्टा कर रहे हैं। अपना टारगेट है वेट ऑफ H2SO4 निकालना फाइनल सोल्यूशन में। तो वो कैसे निकलेगा? वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 जो इनिशियल सोल्यूशन में था, है ना, प्लस वेट ऑफ H2SO4 जो किसके कारण आया है SO3 के कारण, है ना, ड्यू टू SO3। आई होप इस इक्वेशन में किसी को डाउट नहीं है। तो इनिशियल सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना होगा, अब वो अपन को निकालना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट H2SO4 का वेट दिया नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखो नेक्स्ट अपना टारगेट है वेट ऑफ H2SO4 इनिशियली कितना था ये कैलकुलेट करना। तो अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पे वैल्यूज देखो, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है ना। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 80। इसका क्या मतलब है कि वेट ऑफ H2SO4 बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, है ना। ये वैल्यू कितनी है? 80। ठीक है, अपन को तो ये वाला टर्म चाहिए, इसका मतलब अपन को वेट ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए किसी तरह से। तो नेक्स्ट हम दिमाग लगाएंगे वेट ऑफ सोल्यूशन निकालने पे। तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए देखो, हमें डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की और सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है 100 ml। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपना वेट ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा? वेट डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है कितना? 1.96 ग्राम पर ml, 1.96 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम दिया हुआ है अपन को 100 ml। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया ग्राम में, वो वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। ठीक है, इससे हमारा वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा, इनिशियली कितना था, इसका मतलब ये वाला टर्म आ गया, है ना, इसका मतलब ये वाला टर्म आ गया। अब अगला टर्म है हमारा वेट ऑफ H2SO4 जो SO3 से मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये कैसे निकालें, नेक्स्ट अपना फोकस इस पे है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, वेट ऑफ H2SO4 ड्यू टू SO3। तो उसके लिए अपन को रिएक्शन दी हुई है कि SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। इस रिएक्शन को लेके आओ सामने। SO3 जब H2O से कंबाइन होता है तो वो H2SO4 बनाता है। ठीक है, चेक कर लो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? बैलेंस्ड है ये रिएक्शन। तो
अब अपन ने कितना, अपन को क्या निकालना है, वेट ऑफ H2SO4, है ना। मतलब अपन को इसका वेट निकालना है, तो इसका वेट निकालने के लिए अपन को किसी एक का वेट पता होना चाहिए ना। तो इसका वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ग्राम, ठीक है। तो अब देखो इसमें यूनिटरी मेथड लग जाएगा, या मोल्स बराबर कर दो, इसके जितने एक, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, ठीक है। तो इसके मोल्स इज इक्वल टू इसके मोल्स। तो मोल्स क्या होता है, मास मोल्स ऑफ SO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4, और मोल्स ऑफ SO3 क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास ऑफ SO3 इज इक्वल टू ये वाला वेट जो अपन को निकालना है, वेट ऑफ H2SO4 बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, ठीक है। मोलर मासेस पता है, W आ जाएगा, W आ गया मतलब ये वाला टर्म आ गया, मतलब H2SO4 आ गया अपन को जो निकालना था, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज पता चल गई, इस इसका मतलब अपन को ये वाला टर्म भी पता चल गया। इन दोनों को अब ऐड करोगे, वेट ऑफ H2SO4 फाइनली पता चल गया, है ना। मतलब क्वेश्चन पे वापस आओ, अपन को अब जाके न्यूमरेटर पता चला है, ठीक है। अब अगली स्टेप होती है डिनोमिनेटर निकालने की, वेट ऑफ सोल्यूशन फाइनल सिचुएशन में। तो वेट ऑफ सोल्यूशन निकालने पे अब दिमाग लगाते हैं। मैं तुम लोग को स्टेप्स बता देते रहा हूँ सॉल्व करने के, पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो तुम लोग खुद करके देख लेना, आंसर नहीं मैच करे दोबारा पूछ लेना। वेट ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है फाइनल सिचुएशन में। तो इनिशियली कितना सोल्यूशन का वेट था, ठीक है। पहले वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इनिशियल कितना वेट था और उसमें अपन ने कितना वेट ऐड कर दिया है, 4 ग्राम SO3 अपन ने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ब्रेक करके, वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन इनिशियली, ठीक है, प्लस वेट ऑफ SO3, है ना, वेट ऑफ SO3 एडेड, वेट ऑफ SO3 एडेड, ठीक है। तो ये जो वेट ऑफ SO3 एडेड है ये तो 4 ग्राम हो जाएगा। अपन को निकालना है कौन सा टर्म है, कि सोल्यूशन का इनिशियल वेट कितना था। तो सोल्यूशन का इनिशियल वेट अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखो यहाँ पर अपन ने सोल्यूशन का इनिशियल वेट ऑलरेडी निकाला था, कितना आया था ये, 196 ग्राम, है ना। तो इसको अगर अपन 1 बोल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वेट ऑफ सोल्यूशन इनिशियली कितना होगा, 196 ग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, ये 4 ग्राम जुड़ जाएगा, तो इसका वेट आ जाएगा सोल्यूशन का 200 ग्राम, ठीक है। तो बस अब ये वैल्यूज डाल दो इसमें, इंटू 100, आंसर आ गया। तो एकदम मतलब क्वेश्चन थोड़ा लंबा है ना, और एकदम ऐसे समझने वाला क्वेश्चन है, एकदम प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं 10 सेकंड के लिए रुका हुआ हूँ। थोड़ा जोर से बोलोगे क्या, बस कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करना है, हाँ करो। ये पेज हो गया, यस सर। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में कॉपी कर। अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ले लो। ये इसका ले लो, फिर इसका ले लो, सर हो गया। फिर इसका ले लेना, ठीक है। और और बताओ 20 के बाद, सर 21। 21 किसी से हुआ है क्या, सर इसमें मेरी समझ में परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन तो इज कितना ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन, कम, एक्सपेंशन का मतलब होता है बड़ा होना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा होना। इसमें कितना कम हुआ सर मुझे नहीं पूछ रहा है। हाँ, 1 सेकंड बता रहा हूँ। सर इसमें मेरा आंसर गलत आ रहा है। अच्छा आंसर गलत आ रहा है, मतलब गलत किया होगा यार, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेते हैं यहाँ पे।
तो ये है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन 21, है ना। देखो, ऑन मिक्सिंग 15 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल ऑफ डेंसिटी 0.792 ग्राम पर ml, ये क्या लिखा है इंटू 1, अच्छा वो पर ml का साइन होगा। तो ऑन मिक्सिंग 15 ml ऑफ डेंसिटी विथ 15 ml ऑफ प्योर वाटर, देखो एक यहाँ पर एक लिक्विड है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम दी है हमें 15 ml इथाइल एल्कोहल और उसकी डेंसिटी भी हमें दी हुई है ना, 0.792 ग्राम पर ml, और इसको मिक्स कर दिया गया है किसमें, विथ 15 ml ऑफ प्योर वाटर। तो एक दूसरे जग में प्योर वाटर रखा होगा जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 15 ml, दिस इज प्योर वाटर, राइट, एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्रोसेस है ये 40 डिग्री पे हो रही है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज फाउंड, तो जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन जनरेट होगा। 4 डिग्री। अच्छा 4 डिग्री है वो, हाँ ठीक है, तो ये 0 नहीं है यहाँ पे, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज फाउंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ, तो ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है इसकी डेंसिटी दी हुई है हमें 0.924 ग्राम पर ml। द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल सोल्यूशन है, देखो आइडियली क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है कम होना, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड लिखा हुआ है इस वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना या कम होना। एक्सपैंड का मतलब होता है बड़ा होना। वॉल्यूम के टर्म्स में अगर अपन बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम एंड एक्सपेंशन मीन्स इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना परसेंटेज कम हो रहा है, तो पहली बात तो ये है कि मतलब आइडियली ये होना चाहिए था कि जब आप 15 ml लिक्विड को 15 ml लिक्विड में मिला रहे हो तो 30 ml लिक्विड जनरेट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर रियलिटी में क्या हो रहा होगा कि ये जो लिक्विड है ये 30 ml से कुछ कम वॉल्यूम इसकी आ रही होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया वॉल्यूम में, तो उस कॉन्ट्रैक्शन का अपन को परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो अब परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, उसका पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का मतलब होगा कि फाइनल वॉल्यूम कितना था, नहीं वॉल्यूम कम हुआ है ना, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था माइनस फाइनल वॉल्यूम कितना है ना, कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है वो आएगा न्यूमरेटर में। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे अपन, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, है ना। परसेंटेज जो है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू के रेफरेंस में निकाला जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। परसेंटेज के बारे में कह रहा हूँ मैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको परसेंटेज निकालना हो तो इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है या मैक्सिमम वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है, ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये वाला टर्म बेसिकली इसको अपन को 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज की बात हो रही है, ये वाला टर्म अपन को निकालना है, ठीक है। तो देखो इनिशियल वॉल्यूम तो अपन को पता है सोल्यूशन का कितना है, 15 ml और 15 ml को आपने मिलाया, है ना, तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम था 30 ml, ठीक है। मतलब ऐसा होगा कि जैसे ही आप इन दोनों को मिलाओगे तो जैसे ही मिलाओगे वैसे तो वॉल्यूम 30 ml होगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सोल्यूशन का इनिशियल वॉल्यूम 30 ml है ना, और फाइनल वॉल्यूम अब अपन को निकालना है ना, ये वाला टर्म अपन को पता चल गया, नेक्स्ट अपन को ये वाला टर्म निकालना है, तो इस पे अपन को अब दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम हमें ऐसा डायरेक्ट दिया नहीं है। तो जो अपना नेक्स्ट मुद्दा है वो फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए है। तो वॉल्यूम के लिए सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है फाइनली, तो इसका मतलब डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी तो अपन को पता है 0.924 ग्राम पर ml,
अपन को निकालना है किसी तरह से वेट इस सोल्यूशन का, ठीक है। तो अब सोल्यूशन का वेट कैसे निकालें? तो जो सोल्यूशन का वेट है वो इस सोल्यूशन का वेट प्लस इस सोल्यूशन का वेट होगा, है ना, क्योंकि मास तो बाहर कहीं गया नहीं है, तो मास तो कंजर्व्ड है। तो अगर अपन इसको थर्ड बीकर बोलते हैं और इसको सेकंड बीकर बोलते हैं, इसको फर्स्ट बीकर बोलते हैं, तो W3 विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2, है ना। तो ये जो W है ना, W हियर विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W1 और W2 को हमें देखना है हम कैसे निकालेंगे। तो W1 मतलब यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूशन, तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो इसको अपन V1 बोल देते हैं, V1 D1, ये V2। और प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये अपन को हमेशा याद रखना है, ये केमिस्ट्री में कभी भी यूज हो सकता है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। ये आपको रट के रखना है, प्योर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो देखो W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D1 V1, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी D1 इंटू V1 प्लस W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 इंटू V2। ये चारों वैल्यूज अपन को पता है। W आ गया, W को यहाँ डाल देना, वॉल्यूम आ गया, मतलब फाइनल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे डालना, आंसर आ जाएगा। देख लो आराम से, 10 सेकंड का मैं पॉज लेता हूँ, प्रोसेस में कोई डाउट हो तो पूछ लो। टेम्परेचर में क्या रूल है? टेम्परेचर बस इसलिए दिया है क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होता है ना। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डेंसिटी कम होती जाएगी, या किसी भी कोई भी लिक्विड जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से या गर्म करने से वो कम गाढ़ा होते जाता है ना। इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो प्योर वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है। इसलिए ये 4 डिग्री सेल्सियस दिया था। इस वैल्यू की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये नहीं भी दिया होता तो बाय डिफॉल्ट अपन मान के चलते हैं कि प्योर वाटर की डेंसिटी हम 1 ग्राम पर ml ही लेंगे, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, ठीक है। Yes. और बताओ, ये नोट कर लिया क्या, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। एक ये है और एक ये है। लॉजिकली क्लियर हो गया ना सोल्यूशन सबको? Yes. न्यूमेरिकल सर सेकंड। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं ना। 50% क्वेश्चंस भी अगर किसी से बन रहे हैं सही सही तो बहुत बड़ी बात है। एक्सरसाइज 2 के आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो अगर किसी से नहीं बन रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस उसको अपन को ऐसे समझना है कि हर क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ये है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 2, राइट? यस सर। A certain organic substance used as a solvent in many reactions contains carbon, hydrogen, oxygen and sulfur। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होता है, ठीक है। वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज 7.7। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 7.7 बाय वेट परसेंट दिया है ना। और वेट रेशियो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर का दिया है 3:2:4। तो देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर है, कितने कितने एटम्स होंगे ये तो अपन को पता नहीं है, तो अपन ने सबस्क्रिप्ट जो है वो अपने हिसाब से मान लिया ABCD, ठीक है। इस तरह का इसका फॉर्मूला दिखेगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। अब इसमें अपन को गिवन क्या क्या है, एक तो हाइड्रोजन का वेट परसेंट दिया है और कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर का वेट रेशियो दिया है,
है ना, मतलब वेट ऑफ कार्बन इज टू वेट ऑफ ऑक्सीजन इज टू वेट ऑफ सल्फर। ये वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को, 3:2:4। ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का लीस्ट पॉसिबल मोलर मास पूछा जा रहा है। लीस्ट पॉसिबल मोलर मास का मतलब क्या होता है, लीस्ट पॉसिबल मोलर मास का मतलब क्या है, इंपेरिकल मास, है ना। ये बात थोड़ी समझने वाली है। लीस्ट पॉसिबल मोलर मास का मतलब होता है इंपेरिकल मास या इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, क्योंकि जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वही सिंपलेस्ट रेशियो होता है। ठीक है, तो उसका मास जब आप निकालोगे तो वही लीस्ट पॉसिबल मोलर मास आएगा। तो बेसिकली अपन को इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, अपन को ये रेशियो पता होना चाहिए, A:B:C:D। ठीक है, अपन को जब ये ABCD की वैल्यूज पता चल जाएगी तो फिर अपन को इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा, है ना। उससे अपन इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। तो बेसिकली हमें A:B:C:D ये वैल्यू हमें पता करना है। अपना पहला टारगेट ये है, A:B:C:D ये वैल्यू पता करना, सिंपलेस्ट रेशियो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 5 सेकंड का मैं पॉज ले रहा हूँ। ठीक है, तो A:B:C:D पता करना है, मतलब अपन को नंबर ऑफ एटम्स का पता करना है ना, क्योंकि A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिमिलरली B, C एंड D। तो अब देखो, अपन को जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है 3:2:4, है ना। तो इस पे अपन क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें मान लो कि ये जो अपन को ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया हुआ है ये 100 ग्राम दिया है, अपन ने अज्यूम कर लिया। अज्यूम जो अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो अपन को 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 ग्राम अगर दिया हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 7.7%, मतलब 7.7 ग्राम। ठीक है, अब हाइड्रोजन का वेट 7.7 ग्राम हो गया, और बाकी के जो 3 एटम्स है वो क्या क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो जो बाकी का मास है ना, बाकी का मास मतलब कितना, बचा हुआ जो मास है ना, रिमेनिंग वेट, कितना होगा, 100 माइनस 7.7 ग्राम। ठीक है, ये जो रिमेनिंग वेट है ये बाकी 3 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर में। ठीक है, तो ये कितना वेट हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 92.3 ग्राम, है ना। इतना जो वेट है वो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर का होगा। ठीक है, तो अब इस वेट को 3:2:4 के रेशियो में स्प्लिट कर दो, है ना। तो अब ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। देखो वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 मतलब कितना, 4 और 2 6 और 3 9, 3/9 इंटू 3/9 ऑफ 92.3, ये कार्बन का वेट हो गया। ठीक है, यहाँ से अब मैं इस साइड लिख देता हूँ। अगला आइटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 2/9 ऑफ 92.3, और सल्फर का वेट कितना हो जाएगा, 4/9 ऑफ 92.3। ठीक है, तो ये 92.3 जो वेट है अपन ने इसको रेशियो के हिसाब से तीनों में स्प्लिट कर दिया, तो तीनों का वेट आ गया अपने पास। तो अब अपने पास चारों का वेट आ गया है, चारों एटम्स का। देखो वेट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, चारों का वेट आपके पास आ गया। चारों के वेट को चारों के मोलर मास से डिवाइड कर दो, है ना। अब अपन को क्या निकालना है, सबके मोल्स।
तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, सबके वेट अपन को पता है, सबका मोलर मास भी पता है, तो इससे क्या होगा, सबके मोल्स निकल जाएंगे, हाइड्रोजन का मोल्स निकल जाएगा आपके पास, कार्बन का निकल जाएगा, ऑक्सीजन का निकल जाएगा और सल्फर का निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये वेट निकल जाएंगे, अपन को निकालना क्या है, एज टू बीज टू सीज टू डी। तो इसका मतलब ये सबस्क्रिप्ट अपन को किसी तरह से निकालना है। तो सबस्क्रिप्ट कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो जब अपने पास ये चारों वैल्यूज आ गई तो बेसिकली अपने पास ये आ गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल्स ऑफ कार्बन इज टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज टू मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को अपन क्या लिख सकते हैं, अब अपन को फॉर्मूला पता है एटम और मॉलिक्यूल में रिलेशन। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना। मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई। ठीक है, किसी एटम के मोल्स और किसी मॉलिक्यूल के मोल्स, है ना, उसमें इस तरह से अपन सबस्क्रिप्ट के थ्रू रिलेट करते हैं। तो सेम बात अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को अपन लिख सकते हैं क्या, CHOS ABCD। पहले ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि बार बार हमें पेज ना पलटाना पड़े। ये है अपना मॉलिक्यूल CHOS ABCD, राइट। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये जो रेशियो है ये हमारे पास आ गया है ना। अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जगह अपन लिख सकते हैं B इंटू मोल्स ऑफ चोस। ठीक है, B इंटू मोल्स ऑफ, ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं X बोल देता हूँ, है ना, नहीं तो बार बार इतना बड़ा मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल को मैं X बोल देता हूँ, तो B इंटू मोल्स ऑफ X। ठीक है, कार्बन क्या हो जाएगा, A इंटू मोल्स ऑफ X, ऑक्सीजन C इंटू मोल्स ऑफ X, और सल्फर क्या हो जाएगा, D इंटू मोल्स ऑफ X। ठीक है, ये जो रेशियो है इस रेशियो की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो रेशियो है इसको और सिंप्लीफाई कर लो, मोल्स ऑफ एक्स सबसे कैंसिल हो जाएगा, है ना, रेशियो में जो सिमिलर टर्म है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये जो रेशियो आया है अपने पास, ये किसका आ गया, ये रेशियो अपने पास आ गया B:A:C:D का, है ना। तो वही A और B को आप इंटरचेंज कर दो, तो A:B:C:D, ये रेशियो अपने पास आ गया, है ना। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है कि सबके डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, है ना। तो सब सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा तो ये वैल्यू अपनी आ गई। तो बस अब इसमें इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेना, है ना। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे आपका A:B:C:D की वैल्यू अगर 1:2:3:4 आई है, ठीक है, इसका मतलब अपना इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2O3O3S4। तो अपना इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, फिर एटम्स को मास को ऐड कर दो, 12 + 2 + 16 3 48 + 32 × 4। ठीक है, तो इस तरह से अपन को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेशन कर लेना, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगेन मैं 10 सेकेंड का पॉज लेता हूँ, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ ले।
तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, है ना, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3। हाँ Yes. बेशक। क्वेश्चन 3, एक सेकेंड। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 3। तो मैं ये हर क्वेश्चन के पहले मैं ये इसलिए लिखता हूँ ताकि जैसे अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो ना और किसी को कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो स्क्रीन पे उसको डायरेक्ट दिख जाए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर डिस्कस हो रहा है ना, और कोई पर्पस नहीं है ये क्वेश्चन नंबर लिखने का। तो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन पॉलीमर। तो ये रिएक्शन दी हुई है XCF6 प्लस, एक मिनट रिएक्शन थोड़ा सा देख के लिख लेते हैं अपन। XCF6 प्लस CH2CH2N। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, 2 मिनट रुको। ये रिएक्शन है जो क्वेश्चन में दी हुई है, XeF6 प्लस CH2CH2N gives CF2CF2N CF2CF2N प्लस HF प्लस XeF4 प्लस HF प्लस XeF4, है ना। ये चीज है जो अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। और अब इसमें क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन पॉलीमर। ठीक है, तो टेफ्लॉन पॉलीमर की प्रिपरेशन, तो इस पूरे रिएक्शन में जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट है जो पॉलीमर है ना। पॉलीमर का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारी यूनिट्स को ज्वाइन करके बनाया गया हो, तो इसमें N मतलब बहुत सारी यूनिट्स ज्वाइन हो रही हैं, तो ये पॉलीमर है। ठीक है, तो इस पॉलीमर के प्रिपरेशन CH2 नहीं होगा? CH2 वो भी तो मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिलके नहीं, लेकिन इसमें प्रिपरेशन की बात हो रही है ना। देखो प्रिपरेशन वर्ड यूज हो रहा है, प्रिपरेशन मतलब जो पॉलीमर है, जिस पॉलीमर की बात क्वेश्चन में हो रही है वो प्रोडक्ट साइड में आएगा, है ना। तो इसका मतलब जो टेफ्लॉन है वो क्या है, प्रोडक्ट वाला, मतलब ये। ठीक है, तो अगेन ये उस तरह का क्वेश्चन है जहां पर टेफ्लॉन क्या है वो अपन को पता होना जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से कई बार घुमा दिया जाता है ताकि स्टूडेंट कोई ऐसे वर्ड में कंफ्यूज हो जाए जिस वर्ड का मतलब उसे ना पता हो। ठीक है, तो ये इस बात पे अपन को ध्यान देना है। एक्सक्यूज मी। तो टेफ्लॉन अपन को ये समझ में आ गया कि ये टेफ्लॉन है CF2CF2। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द मोल्स ऑफ XCF6। XCF6 के अपन को मोल्स निकालना है ना। किस लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 100 ग्राम टेफ्लॉन। तो ये जो टेफ्लॉन है इसका वेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 ग्राम। ठीक है, तो चलो इतना तो क्वेश्चन हो गया। इसके मोल्स अपन को निकालना है, इसका वेट दिया है, मतलब वही स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है और रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, दोनों को रिलेट कर देंगे। ठीक है, अब बस एक बार ये चेक कर लो कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, और बैलेंस इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो XeF6CH2CH2 और यहाँ पर अपना कार्बन आ रहा है। तो कार्बन यहाँ इस साइड भी 2N है ना, 1
और 2 इंटू एन, मतलब 2n कार्बन यहाँ पर, 2n कार्बन यहाँ पर कार्बन बैलेंस्ड है ना। हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो ये 4n आ रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 4n। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, एक मिनट थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये 4n होगा। थोड़ी सी बस इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग ध्यान से करना है, ठीक है। तो अपना हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन अपन ने बैलेंस कर ही दिया था, पहले से ही बैलेंस्ड है मतलब ऑलरेडी। और एटम्स देख लो, जिनॉन, जिनॉन जिनॉन से पहले फ्लोरीन देख लो ना, यहाँ पर 6 फ्लोरीन है, और यहाँ पर कितने फ्लोरीन है 4n प्लस 4n, मतलब 8n प्लस 4। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में अपन फ्लोरीन का नंबर कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में 6 फ्लोरीन है और राइट साइड में कितने हैं 4n, मतलब ये वाले 2 + 2 4 × n 4n प्लस 4n प्लस 4, तो ये कितना हो गया सॉल्व करके 8n प्लस 4, ठीक है। तो 8n प्लस 4 फ्लोरीन यहाँ पर है और यहाँ पर 6 फ्लोरीन है। अब अपन इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जाए बताओ। सर यहाँ यहाँ n लगा दें यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में n लगाओगे, XCF4 में। ये XCF4 तो प्रोडक्ट साइड में, हाँ सॉरी सर, प्रोडक्ट साइड में XCF4 में वो लगा दें, n लगा दें। XCF4 में n लगा दें तो 12n हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ n लगाओगे यहाँ पे तो 12n हो जाएगा। रुको देखते हैं इसको। इसमें दिक्कत ये है ना कि अगर अपन यहाँ पे n लगा दिया, देखो इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं, मिटा बाद में। यहाँ पर अगर अपन ने n लगा दिया तो ये हो गया 4n, है ना, मतलब ये हो गया कितना 12n। और यहाँ पे 12n बनाने के लिए फिर अपन इस रिएक्शन को, इसको 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अपन XCF6 को 2n से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन दिक्कत ये कि जेनॉन की बैलेंसिंग बिगड़ गई ना यहाँ पे, ये देखो, यस सर। है ना, यस सर। जेनॉन की बैलेंसिंग बिगड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन नॉर्मल बैलेंसिंग से थोड़ा टिपिकल है। रेडॉक्स हाँ, नहीं रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये। इसमें देखो ये कंक्लूजन अपन को समझ में आ गया कि नॉर्मल बैलेंसिंग से मुश्किल है इसको बैलेंस करना, तो इसको फिर रब करो। ये जो बैलेंसिंग अपन ने अपनी तरफ से की थी इसको रब कर देते हैं। देखो रेडॉक्स रिएक्शन किसी ने बोला था, तो उसके लिए पहले अपन को चेक करना पड़ेगा ये रेडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं। तो देखो यहाँ पर जिनॉन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +6, है ना, फ्लोरीन पे -1, तो जिनॉन पे +6, और यहाँ पर आ रहा है जिनॉन पे +4। तो जिनॉन का तो हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं ये चेक करो। तो फ्लोरीन का तो कुछ नहीं हो रहा, कार्बन का +2 -2, कार्बन का यहाँ पर CH4, कार्बन, एक सेकेंड रुको, कार्बन का अपन कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। यहाँ पर आएगा इस मॉलिक्यूल में, इस पार्ट में अगर अपन देखें तो कार्बन का आएगा +-2, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 होता है और फ्लोरीन का -2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा +2 कार्बन का। तो कार्बन -2 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, और जिनॉन +6 से +4 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है ना, और अपन इसको रेडॉक्स रिएक्शन के तरीके से बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने में अपने पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी और उससे अपन मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपन इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक तो एक्सी, कौन कौन से एटम्स अपने इंटरेस्ट में है, एक तो जिनॉन और एक कार्बन। तो जिनॉन वाला एलिमेंट पकड़ लो XCF6 से XCF4, ठीक है, XCF6 से XEF4। अभी फ्लोरीन का
चेंज नहीं हो रहा है, फ्लोरीन का चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लोरीन आयन को अपन इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यही बात अपन ने सीखी थी कि जिस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो Xg+6 से Xg+4 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे ये कार्बन को देख लो, तो इसको पूरा मॉलिक्यूल पूरा ही ले लेते हैं यहाँ पे, CH2 नहीं, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई यार, अपन ने एक बात पे ध्यान नहीं दिया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे ये एक्वस सोल्यूशन नहीं है ना। ये जो रिएक्शन हो रही है देखो, HCF6 को अपन CH2CH2N से रिएक्ट कर रहे हैं, ये एक्वस फेज में ये रिएक्शन नहीं हो रही है। दिक्कत ये है यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस में जो बैलेंसिंग है वो तभी एप्लीकेबल है जब रिएक्शंस एक्वस फेज में हो रही हो, क्योंकि वहां पर वाटर आता है ना, वाटर से अपन बैलेंस करते हैं, अपन H+ से बैलेंस करते हैं, तो वाटर और H+ जो है वो हमें एक्वस फेज में अवेलेबल होते हैं केवल, तो वाटर का प्रेजेंस मैंडेटरी है। और यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं बताई गई है कि ये रिएक्शन एक्वस फेज में हो रही है। वाटर का यूज सिर्फ उसके लिए होता है कि H+ लेना है या फिर हाँ, मतलब जो वो लेना है। H+ जो सॉल्यूशन में मिलता है ना वो वाटर से ही मिलता है। ये चीज अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि सर वाटर एक जो चीज है बोलूं? वो, एक सेकेंड रुको बस, वाटर जो है वो H+ और OH- रिलीज किए हुए होता है सॉल्यूशन में। तो जब प्योर वाटर की अपन बात करते हैं तो उसमें ये तीनों आयंस अपन को, मतलब तीनों स्पीशीज अपन को एक साथ मिलते हैं। हाँ चंद्रमान बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि H2O वो ही हो जाए, H2 और H+ एलिमिनेट ही हो जाए। H2O और H+ एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे ना, कैसे हो जाएंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिक्कत ये कि H2O में ऑक्सीजन आ रहा है ना, H2O में ऑक्सीजन आ रहा है, यस H+ में सर। तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ये ऑक्सीजन का कैसे हिसाब करोगे? वो दिक्कत हाँ आ रही सर, है ना, नहीं होगा कि है ना, एक ही वो तो साइड है H2। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाँ ऑक्सीजन किसी एक साइड आएगा, दूसरे साइड ऑक्सीजन आएगा ही नहीं। सर हाँ सर बोलो। इसको करेंगे कैसे? हाँ मतलब अपन वही स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें अपन ने दो टाइप की बैलेंसिंग तो देख ली, और अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि दोनों बैलेंसिंग ये तो फेल हो गई। ठीक है, पहला स्टोइशियोमेट्री से इसको करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा ये रेडॉक्स रिएक्शन है लेकिन ये एक्वस फेज में नहीं है, इसलिए अपन वाटर से इसको बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग चाहो तो लिख लेना है, बहुत अच्छा पॉइंट है सीखने के लिए। डिस्पाइट बीइंग अ redox reaction due to absence of aqueous phase, this reaction can't be balanced by redox method. I hope this statement is clear to everyone. ठीक है, presence of aqueous phase is mandatory। तो कंक्लूजन ये निकला कि इस मेथड से भी अपन नहीं कर सकते। अब अपन तीसरी मेथड पे आते हैं, जो कि क्या है एक्सक्यूज मी, जो कि क्या है? कोई नाम प्रेडिक्ट कर सकता है क्या? कोई बता सकता है तीसरी वो कौन सी मेथड है? दूसरा मेथड जो अपन पढ़ने वाले थे। हाँ सर, हाफ सेल मेथड की बात हो रही है। हाफ से? अरे नहीं भाई, वो तो अगर वो काम की होती तो मैं उसी टाइम पढ़ा देता। एक मेथड जो बच रही है, जिस पर आप लोगों का ध्यान शायद जा नहीं रहा है, वो है क्वाक, है ना, POAC, POAC। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक सर कंजर्वेशन। POS ठीक है, तो POAC से इस मेथड को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। POAC अपन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि रिएक्शन है तो कंप्लीट अपने आप में, है ना, सारे जितने भी रिएजेंट्स यस सर। पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे रिएजेंट्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में आप POAC सारे एटम्स पे लगा सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन अपन POAC से ट्राई करेंगे। तो POAC किन किन एटम्स पे लगाया जा सकता है? सभी एटम्स पे जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि सभी एटम्स अपने सामने हैं। ऐसा कोई भी स्पीशीज नहीं है जो गायब नहीं हुआ है, सॉरी, ऐसा कोई भी स्पीशीज नहीं है जो गायब हुआ है।
तो POAC जिनॉन पे लगाया जा सकता है, फ्लोरीन पे लगाया जा सकता है, कार्बन पे लगाया जा सकता है और हाइड्रोजन चारों एटम्स पे लगाया जा सकता है। हम किस किस पे लगाएंगे? हमें हमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है एक तो XCF6 की क्वांटिटी और दूसरा CF2CF2N की क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जिनॉन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीन एटम्स हैं जिनमें हम POAC, जिनॉन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीन एटम्स में जिसमें हम POAC लगाने की कोशिश करेंगे। इतने से अपना आंसर आ जाना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं वन बाय वन। ठीक है, POAC ऑन जिनॉन। तो जिनॉन पे POAC कैसे लगाएंगे? तो मोल्स ऑफ XCF6 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ XCF4, है ना। ये देखो, मोल्स ऑफ XCF6, जिनॉन के मोल्स दोनों साइड बराबर होना चाहिए, मतलब मोल्स ऑफ XCF6 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ XCF4। फिर फ्लोरीन पे लगाओ, तो 6 इंटू मोल्स ऑफ XCF6 POAC on fluorine, 6 into moles of XeF6 should be equal to यहाँ पर आओ, फ्लोरीन कहाँ पर है? तो 4n है ना, 4n इंटू मोल्स ऑफ CF2CF2N, तो 4n इंटू moles of CF2CF2N। ठीक है, और फ्लोरीन कहाँ पर है? HF में, तो प्लस मोल्स ऑफ HF, और फ्लोरीन कहाँ पर है? XCF4 में, मतलब कि प्लस मोल्स ऑफ XeF4 इंटू 4। एक सेकेंड, मतलब 4 इंटू मोल्स ऑफ XeF4। ठीक है, POAC ऑन फ्लोरीन की इक्वेशन हो गई। अगला है POAC ऑन कार्बन। कार्बन पे POAC लगाओ, तो मोल्स ऑफ CH2CH2N इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CF2CF2N। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CH2CH2N which should be equal to moles of CF2CF2N। ठीक है, तो अपन ने इतने तो इक्वेशंस बना ली POAC की। अभी हाइड्रोजन की इक्वेशन भी अपन लगा सकते हैं। अपन देखते हैं कि इतने में अपना काम हो जाएगा कि नहीं। अपन को मोल्स ऑफ XCF6 निकालना है। ठीक है, मोल्स ऑफ XCF6 मतलब ये वाला टर्म अपन को निकालना है। ठीक है, और ये वाला टर्म अपन को निकालना है। ठीक है, तो और अपन को दिया क्या है? अपन को इसका वेट दिया हुआ है ना, वेट ऑफ CF2CF2N दिया है, मतलब अपने पास मोल्स ऑफ CF2CF2N आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को ये वाला टर्म पता है और ये वाला टर्म पता है। ठीक है, ये वाला टर्म पता है, मतलब ये पता चल गया। ये पता है, अपन को XCF6 निकालना है। तो XCF6 कैसे निकालें? अभी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर XCF6 निकालने के लिए देखो, दो अननोन यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर कितने अननोन आ रहे हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अगर यहाँ पर HF वाला टर्म नहीं होता तो सेम दो 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बन जाता।
एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, फिर अगेन ये पहला वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल, है ना, तब तो इक्वेशन सॉल्व हो जाती। अभी दिक्कत ये कि इसमें एक और वेरिएबल आ रहा है, एक और अननोन आ रहा है, तो इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 इक्वेशन अपने पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अब अपन को मजबूरन हाइड्रोजन पर भी पीओएसी लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, सब लोग पेशेंटली सुनते रहना। पीओएसी ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे पीओएसी देखो तो कितना 4n इंटू मोल्स ऑफ CH2CH2n, तो 4n इंटू, ध्यान से सुनिएगा, मोल्स ऑफ CH2CH2n, ठीक है। और कहाँ है हाइड्रोजन देख लो, इसमें तो नहीं है, इसमें है HF, मोल्स ऑफ HF, है ना, मोल्स ऑफ HF, और अगला HCF4 में भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एक इक्वेशन अपनी ये बन गई। अब देखो कौन सी वैल्यू अपन को पता है, CF2 की वैल्यू अपन को पता है ना, इससे अपन को ये वैल्यू पता चल गई, इससे ये वैल्यू पता चल गई, है ना, ये वैल्यू पता चल गई, मतलब ये वैल्यू अपन को पता चल गई, मतलब ये पता चल गया मोल्स ऑफ HF, मतलब ये पता चल गया। अब देखो अगेन क्वेश्चन वहीं पर, अब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, मोल्स ऑफ HCF6 पहला, मोल्स ऑफ HCF4 दूसरा। ठीक है, तो ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये देखो दूसरी इक्वेशन में मोल्स ऑफ HCF6, और ये है दूसरा वेरिएबल मोल्स ऑफ HCF4, बाकी सब तो नोन है। तो बेसिकली ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गई, मतलब सॉल्यूशन कैसे रिड्यूस हो गया, देयर आर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम इनको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे दोनों वेरिएबल्स निकल जाएंगे, तो हमारा मोल्स ऑफ HCF6 निकल जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे होगा। अब तुम लोग ये कर पाओगे क्या, करके बता दूं पूरा ही। ये मोल्स ऑफ CF2 N के दिए हैं कि सिर्फ CF2 के दिए हैं? ये जो मोल्स दिए हैं ये इसके दिए हैं, क्या बोलते हैं, CF2CF2n के, मतलब इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये CF2 तो ये बड़ा मॉलिक्यूल होगा, एक मिनट रुको, मोल्स अपन को देखो, अपन को वेट दिया हुआ है 100 ग्राम, ध्यान से सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 100 ग्राम टेफ्लॉन, है ना, मतलब अपन को इसका वेट दिया हुआ है 100 ग्राम, तो अपन CF2 के ही यूनिट्स मान लेते हैं बहुत सारे, तो CF2 के अगर आप मानोगे, एक मिनट रुको यार, इसको लिखने में दिक्कत होगी, यहाँ पर इसके मोल्स एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी, यहाँ इसके एक्सप्रेशन लिखने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको, अपन देख लेते हैं मोल्स ऑफ CF2 N, ये कैसे लिखा जाए, इस मोल्स होता है मास, मास तो दिया हुआ है अपन को 100 ग्राम, और इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास अपन कैसे निकालेंगे, n टाइम्स ये है CF2 तो इसका मोलर मास हो जाएगा n इंटू 12 दूनी 24 प्लस 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, है ना, तो 19 होता है, तो 19 फोर जा कितना होगा, 80 76, तो n इंटू 24 प्लस 76, ये तो इस पूरी यूनिट का मोलर मास हो गया,
तो इससे अपने जो मोल्स आएंगे वो n के टर्म्स में आएंगे, तो n आएगा डिनोमिनेटर में, वो इस n को कैंसिल कर देगा। हाँ ठीक है, ये देखो ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? मोल्स ऑफ CF2CF2n वो होता है वेट बाय मोलर मास, है ना? मोलर मास मतलब पूरे मॉलिक्यूल का मास। अब पूरे मॉलिक्यूल में दिक्कत क्या है? पूरे मॉलिक्यूल में दिक्कत ये है कि ये मॉलिक्यूल, इसमें ये वाली यूनिट रिपीट हो रही है, CF2CF2। ये वाली यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है? n टाइम्स। ठीक है, तो अपन ने इस यूनिट का मास लिख लिया, ये लिख लिया अपन ने इस यूनिट का मास, और इसको अपन ने n टाइम्स रिपीट कर दिया, तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ गया, मोलर मास। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको कि पूरे यूनिट का मास अपन ने कैसे लिखा है? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। तो बस अब अपन ये वैल्यू जब यहाँ पे डालेंगे तो n यहाँ पे स्मॉल n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है इस टर्म में, है ना? तो वो इस n को कैंसिल कर देगा, इस वाले n को, तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा प्रॉपर एक नंबर बन जाएगा, है ना? और सेम बात यहाँ पर आएगी, जब ये प्रॉपर एक नंबर है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी प्रॉपर एक नंबर आएगा विदाउट स्मॉल n। तो बस अब सारी जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी स्मॉल n आएगा डिनोमिनेटर में, वो इस n को कैंसिल कर देगा, तो HF के जो मोल्स आएंगे वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे, है ना? तो क्लियर हो गया सबको? तो बस अब ये करके देख लेना, है ना? अब आंसर आ जाएगा इसका। ये जो फाइनल वैल्यू जो आपको डालना है वो आपको डालना है 100/24 + 76 कितना हो जाएगा? 100 इंटू n, मतलब ये 1/n हो गया। ठीक है, तो जो मोल्स ऑफ CF2CF2n है वो हो गए 1/n, तो ये वैल्यू 1/n हो गई। इसको 4n से मल्टीप्लाई करना तो ये टर्म बचेगा 4, है ना? तो बस अब तो सिंपल है, अब हो जाएगा मेरे हिसाब से, अब हो जाएगा ना सबसे, सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। फाइनली दो वेरिएबल बचेंगे यस सर। और ये दो इक्वेशन बनेगी, एक ये बचेगी और एक ये दो इक्वेशन बचेगी। तो 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैथ्स में अपन ने पढ़ा है, तो हम मोल्स ऑफ HCF6 निकल जाएगा इससे। इसके बाद भी अगर अटक जाओ तो फिर दोबारा पूछ लेना मुझसे, मुझे नेक्स्ट क्लास में, या ग्रुप पे डाउट ग्रुप में डाल देना कि वो क्वेश्चन अटक गया, उसका आंसर नहीं आया, तो मैं पूरा सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, यस सर। बाकी तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, है ना? बैलेंसिंग से रिलेटेड, इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। इस एक क्वेश्चन से तीनों टॉपिक रिवाइज रहेंगे, मतलब नॉर्मल बैलेंसिंग भी, फिर रेडॉक्स भी, और एंड में POAC भी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आज? आज नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। नया टॉपिक नहीं, नया चैप्टर ही चालू करेंगे। टॉपिक कौन सा बचा था अभी इस चैप्टर में? इस कुछ टॉपिक तो कुछ नहीं बच रहा ना, तो चैप्टर ही चालू करना है, टॉपिक स्ट्रक्चर। और बताओ। सर 5th। सर 5। एक्सक्यूज मी, हाँ 5 में बताता हूँ, एक सेकेंड। बाकी जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था ना जो अभी अपन ने डिस्कस किया, इस टाइप के क्वेश्चन अपन को टेस्ट में अटेम्प्ट ही नहीं करना है, इस लेवल के अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को आप करने बैठोगे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे। जैसे आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है इन क्वेश्चन को छोड़ ही देना है, करना है, लेकिन एंड में करना है एकदम, जितना टाइम बच जाए उतने टाइम के हिसाब से करना है। ठीक है, बीच में नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन को। ये हमको, मतलब ये एक अच्छे क्रिकेटर की, अच्छे बैट्समैन की खासियत होती है कि उसे पता होता है कौन सी बॉल छोड़ना है और कौन सी बॉल मारना है ना? द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। तो क्या बात मैं कह रहा था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 5। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन 5। A 3:2 molar ratio mixture of FeO and Fe2O3
तो एक मिक्सचर है FeO और Fe2O3 का, और इसमें मोलर रेशियो दिया हुआ है 3:2 मोल रेशियो। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये जो मिक्सचर है ये इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया टू प्रोड्यूस अ 2:3 मोलर रेशियो ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो चेंज्ड रेशियो है, अब जो नया मिक्सचर जनरेट होगा FeO प्लस Fe2O3, उसका जो रेशियो है वो हो गया 2:3, है ना। ये किसकी बात हो रही है, मोल रेशियो की। तो फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के वेट पूछा जा रहा है, किस चीज के लिए, रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, जब आपने इनिशियल मिक्सचर को, मोल्स ऑफ मिक्सचर कितना लिया है, 1 मोल। ठीक है, इस मिक्सचर को जब 1 मोल लिया है तो उसके लिए कितना वेट रिक्वायर्ड है। तो ये हमने क्वेश्चन को पूरा नोट कर लिया, मैथमेटिकली एज वेल एज डायग्रामेटिकली। ये हमें निकालना है। क्वेश्चन को दोबारा हाईलाइट कर देता हूं मैं। एक मोल, टोटल मोल्स लिए हैं 1, है ना, और जो मोल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 3 पार्ट FeO के हैं तो 2 पार्ट Fe2O3 के हैं। इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इसका रेशियो चेंज हो जाता है। तो अब रेशियो कैसे चेंज होगा, तो सीधी सी बात यह है कि FeO जब O2 से रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडाइज होकर वो किस में कन्वर्ट होगा, Fe2O3 में। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। क्वेश्चन देख के अपन को ये समझ में आ रहा है कि जो FeO है वो O2 से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो Fe2O3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये देखो FeO का ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ एक आयरन पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक आयरन पर कितने ऑक्सीजन है, 1.5, 3/2। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर आयरन एटम बढ़ गए। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि FeO धीरे धीरे कम होते जाएगा और Fe2O3 बढ़ता जाएगा। तो ये देखो Fe2O3 जहां पहले कम था, 2 पार्ट्स थे, अब यहाँ पर वो Fe2O3 बढ़ गया है, 3 पार्ट्स हो गए और FeO कम हो गया। तो ये अभी तक अपन ने क्वेश्चन समझ लिया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, और हमें क्या निकालना है। 5 सेकंड का पॉज लेता हूँ, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो एक सेकंड यार, मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर लूँ, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा लैपटॉप। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ठीक है, जब अपन को ये बात क्लियर हो गई तो बस अब अपन को निकालना है कि भाई ये प्रोसेस करने के लिए, मतलब रेशियो इतना चेंज हो जाए 3/2 से 2/3 हो जाए, इसके लिए कितना ऑक्सीजन अपन को रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो कितना ऑक्सीजन